ऑफ एन एटम को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटम के बारे में, जहां पर हमें इसकी एक थ्योरी भी देखने को मिली थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सर जॉन डाल्टन का ये कहना था कि एटम जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फर्दर इसकी डिवीजन नहीं हो सकती। लेकिन इनकी ये थ्योरी हमें फेल होती नजर आई जब हमारे पास कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरीज होने लगी, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज होने लगी। क्लियर है किसी बात? आज हम बात करेंगे इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनकी हम बात करेंगे कि किस तरह से इनकी डिस्कवरीज हुई, इनके हम पोस्टुलेट्स के भी बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम के स्ट्रक्चर से। एटम का स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का। ये जो सेंटर में हमने बनाया, ये क्या है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियॉन्स। क्या देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन से क्या मतलब है मेरा? न्यूक्लियॉन से मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है कैसी बात? और जो हमने ये साइड पे बनाया है ना, ये होते हैं बेसिकली ऑर्बिट्स, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी सी बात। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखो, बात करें अगर हम किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, इनकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसे ई से किया जाता है, इसे पी से किया जाता है और इसे स्मॉल एन से किया जाता है। इसके पास होता है -1 चार्ज, इसका होता है 1 और इसका होता है 0 चार्ज की बात कर रहे हैं। इसका जो मास है वो 0, इसका होता है 1 और इसका भी होता है 1। क्लियर है? यानी कि इसके अगर मास की बात करें कितना होता है? 0। और ये हमने क्या बताया यहाँ पे? चार्ज। इससे क्या पता चला आपको? इससे ये पता चलता है कि जो हमारे मैटर्स होते हैं ना, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। क्लियर है? इससे क्या मतलब है मेरा? देखो, बचपन में हम क्या करते हैं, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, जब भी हम किसी दो चीज को रब करते हैं, जैसे हमारे पास होता है स्केल, अक्सर हम स्केल को क्या करते हैं? अपने बालों के साथ रब करते हैं। रब करने के बाद हमारी जो पेंसिल की पील होती है उसको हम उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठती भी है। या हम अपने नोटबुक्स के जो पेजेस होते हैं उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो भी उठते हैं। ये किस वजह से होते हैं? ये इसी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। जब भी हम किसी दो चीज को रब करते हैं जल्दी से, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वो पार्टिकल्स वर्किंग में आ जाते हैं। ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं होते। तो जो मैटर के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसकी वजह से हम कहते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, हर वक्त हमें इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब ये कि अगर आप स्केल ऐसे ही उठाकर पेंसिल की पील को उठाने की कोशिश करोगे तो नहीं उठेगा, लेकिन उसी स्केल को जब आप रब करके उस पेंसिल की पील को उठाने की कोशिश करोगे तो उठती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारे ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूट्रल नहीं होते, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कब होते हैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रब करने पर बेसिकली अपने पोजीशन से थोड़ा सा हिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक चार्ज अराइज होने लग जाता है और उस चार्ज की वजह से जो पेंसिल की पील होती है वो भी उठ सकती है। अगर हम अपने नोटबुक के पेजेस की बात करें तो वो भी उठ सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या है ये? फंडामेंटल पार्टिकल्स। जिस तरह से हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इसी तरह से हमें क्या देखने को मिलते हैं? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, पाई मेसॉन, ठीक है, एक्सेट्रा। हम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे किसकी? फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इनकी डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे, इनकी पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है बेसिकली। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये होते हैं एंटी पार्टिकल्स।
ठीक है। ये क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल। जैसे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, एंटी प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने जैसे ई नेगेटिव से डिनोट किया, पॉजिट्रॉन को हम ई प्लस से करते हैं। मतलब सब कुछ सेम है, लेकिन चार्ज में डिफरेंस आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है किसमें, जो हमारे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किसकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज किस तरह से हुई, कैसे ये स्टार्ट हुई। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर हम इसकी सिर्फ डिस्कवरीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की डिस्कवरीज जो थी ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ये रदरफोर्ड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, इनका पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी ये जेम्स चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था, और इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी पढ़ा था कि इन डिस्कवरीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। जे थॉमसन के स्टूडेंट हैं ए रदरफोर्ड, जिन्होंने 12 इयर्स लेटर जो था प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, और जेम्स चैडविक को जो 23 इयर्स लेटर ये प्रोटॉन के बाद डिस्कवर हुआ था। इतना क्लियर है सबको, ये इनकी डिस्कवरीज हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताओ किसने की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी बताओ किसने की है, और इसी तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बताओ किसने की है। क्लियर है इतना सब पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं हम इसके डिस्कवरीज की तरफ। सो ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ और काम भी किया था। अगर हम उसके बारे में एक झलक डाल लें उसकी, तो 1859 में विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक एपरेटस यूज किया था। फर्दर जे थॉमसन ने इन्हीं का ये एपरेटस यूज किया, और जो इनका कैलकुलेटेड रिजल्ट आया वही जे थॉमसन ने यूज किया। आप समझ में आया कि हमने इसके बारे में क्यों बात की। इसके बारे में बात करने का सिर्फ इतना ही पॉइंट था कि हम ये देख सकें कि जे थॉमसन ने जो एपरेटस लिया ये कहाँ से लिया, और इनका कैलकुलेटेड रिजल्ट ही इन्होंने यूज किया। क्लियर है। अब बात करते हैं जे थॉमसन ने क्या किया। देखो, सबसे पहले हम इस एपरेटस को समझें, तो ये हमारा एक एपरेटस जहां पर हमारे पास क्या एक हाई वोल्टेज जनरेटर है। ये है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर एनोड। ये कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप का यूज किया, और वैक्यूम पंप का यूज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके बीच में जो हम प्रेशर है वो मेंटेन करके रख सकें। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन दो है, एक तो हमारे पास यहाँ पे लो प्रेशर होना चाहिए, सेकंड यहाँ पर जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो काफी हाई होनी चाहिए। क्लियर है। थर्ड थिंग, यहाँ पर एक हम यूज कर रहे हैं स्क्रीन का, फॉस्फोरस या फ्लोरेसेंट स्क्रीन का हम यूज कर रहे हैं, जो कि इज ऑफ जिंक सल्फाइड। किसकी है ये, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है। ये एपरेटस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस एपरेटस को यूज थॉमसन ने किस तरह से किया था। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर गैस पास कर दी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने गैस पास कर दी। वैक्यूम पंप का यूज किया है इसलिए ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। इन्होंने गैस पास कर दी, और गैस पास करते ही क्या हुआ कि कैथोड से ना कुछ रेज निकलने लगी, ठीक है, कुछ रेस निकलने लगी। जब वो रेस निकलने लगी, उन्होंने उस गैस को क्या कर दिया, आयोनाइज्ड कर दिया, ठीक है। ये गैस, ये रेस जो निकलने लगी, ये रेस इनके पास कुछ मास भी था और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी थी। इन्होंने क्या किया, इस स्क्रीन के ऊपर जाके ये क्या करने लगे, स्ट्राइक करने लगे। अब जैसे ही ये रेस यहाँ पे स्ट्राइक करने लगी, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्पॉट बनने लग गया। किस कलर का, ग्रीन कलर का एक स्पॉट नजर आने लगा, ठीक है। ग्रीन स्पॉट नजर आने लगा कहाँ पे, इस फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जो कि जिंक सल्फाइड की है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर का स्पॉट नजर आने लगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि रेज जो है वो कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं। अब क्योंकि रेज का ओरिजिन जो है वो कैथोड से आ रहा है, इसलिए इन्होंने कहा इस रेज को नाम दे दिया कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। इन्होंने इन रेज को नाम दे दिया। फर्स्ट थिंग ये इतना समझ में आया। सेकंड, इन्होंने ये देखा कि रेस के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी इनको नजर आने लगे। वो पार्टिकल्स भी कहाँ जा रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं, और उन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब देखो, हमने कहा कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिव चार्ज है। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं,
कहाँ से? इस कैथोड से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं इसे एनोड अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं एनोड उसे अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि एनोड खुद एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिवली को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ से हमें पार्टिकल्स देखने को मिले वो किस तरह के हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इतना समझ में आया? हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। पता चला ये किस तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्लियर है इतनी सी बात कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स नाम किसने दिया था? जे थॉमसन ने। और इनकी इसी डिस्कवरी के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज, ठीक है। इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था किसके लिए? फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। क्लियर है इतनी सी बात? अब पता चला कि हम ये जो चार्ज लिखते हैं यहाँ पर ये इस तरह का नेगेटिव क्यों लिखते हैं? इसका रीजन यही है कि ये कैथोड से निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेस कैथोड से आ रही है इसलिए हमने नाम क्या दे दिया? कैथोड रेस दे दिया, ठीक है। तो ये तो वो था जो जे थॉमसन ने किया था। अब हम ना कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें। अब हम बात कर रहे हैं कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि जो कैथोड रेस है, जो ये रेस है, ये क्या कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये कभी भी कहीं से यहाँ नहीं घूम के जाएगी, यहाँ से इस तरफ घूम के नहीं आएगी। ये हमेशा क्या करती है? इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर है इतनी सी बात? क्या करती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि जो ये कैथोड रेस है ना, इनका कुछ मास भी है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि जब ये अपने इस टारगेट को, जो ये इनकी स्क्रीन है, इसको ये हिट करती है तो ये क्या करती है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जब भी अपने टारगेट को क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं, अब ये थोड़ा सा नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट है। देखो, दी प्रॉपर्टी, जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज है ये चेंज नहीं की जा सकती। किस पे? मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि हमारी गैस का नेचर कैसा है। क्लियर? आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हो, आप हीलियम गैस भी यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हो, कोई सी भी आप गैस यूज कर सकते हो यहाँ पे। इससे कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर सीधे चलना है तो ये सीधा ही चलेगा। अगर हमने कहा कि इसके पास मास है तो मास है, काइनेटिक एनर्जी भी है, हीटिंग इफेक्ट भी ये प्रोड्यूस कर रहा है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ये क्या कर रहा है? इफेक्ट स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर है इसी बात? मतलब ये कि आप कैसी भी गैस क्यों ना इस डिस्चार्ज ट्यूब में ले लो, इससे कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमने ये कहा कि कैथोड रेस आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जिस भी गैस को हम यहाँ लेंगे उस गैस को ये क्या कर देगी? आयोनाइज कर देगी और वहां से ये क्या कर देती है? पास हो जाती है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि कैथोड रेस प्रोड्यूसेस फ्लैश ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, ये कौन सी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये क्या करती है? फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, एक क्या करती है? यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं लाइट की। और यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस करती है वो किस कलर की थी? ग्रीन कलर की। ठीक है, हमने बात की थी ना कि ये ग्रीन स्पॉट देते हैं। जब भी ये कैथोड रेस यहाँ पर स्ट्राइक करती हैं तो ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं, यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे फ्लैश देती है और वो किस तरह का होता है? ग्रीन स्पॉट नजर हमें यहाँ पे आता है। क्लियर है? यानी कि ग्रीन कलर की ये लाइट्स हमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेस की। देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है? दिस रेस रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड आल्सो हैव ए हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि कैथोड रेस के पास मास होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब भी ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है तो वहां से जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इतना तो क्लियर होगा कि हीटिंग इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस होती है। बात करते हैं हम इसके व्हील की। अगर हम इसके रास्ते में किसी भी व्हील को बिठा दें, सपोज इस तरह से हमने एक व्हील यहाँ पर बिठा दिया, जब भी ये कैथोड रेस सीधे लाइन में चलेंगी तो ये व्हील जो है ये इस तरह से रोटेट होने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा? रोटेट होने लग जाएगा। क्लियर है? जब भी हम इनके रास्ते में किसी भी व्हील को अगर हम प्लेस कर दें तो ये इस तरह से क्या होगा? रोटेट होने लग जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। किस तरह से? देखो, हम बात कर रहे हैं किसके? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि एनोड, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाते हैं, यानी कि एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोलिक
अपना ग्राफ शो करते हुए इस तरह से जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ से जाते हैं। आपको पता होगा कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ होता है या इस तरह का कोई ग्राफ होता है तो वो पैराबोलिक ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का रास्ता लेते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस पॉजिटिवली चार्ज के पास चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इस तरह से डिफ्लेक्शन अपनी शो करते हैं। बात करें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें किसी मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर व्हील को प्लेस किया, इसी तरह से हम अगर मान लो यहाँ पर हम प्लेस कर दें एक किसको, एक मैग्नेट को प्लेस करते हैं। इस तरह से हमने एक मैग्नेट प्लेस कर दिया, तो क्या होता है कि जब कैथोड रेज सीधे रास्ते पर चल रहा होता है, बीच में अगर इसको मैग्नेट मिल जाए तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ की तरफ चलने लग जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब जब भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो ये क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात की कि हमारे पास ये है एक एनोड जहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक है हमारे पास कैथोड। कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक पैराबोलिक शेप देते हुए इस एनोड की तरफ जाता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरह से। हमने कहा कि अगर इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह के ग्राफ जो होते हैं वो पैराबोलिक ग्राफ होते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए ये क्या करते हैं, इस एनोड के पास चले जाते हैं। ये तो तब आई जब हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पर व्हील को प्लेस किया, इसी तरह से हमने एक मैग्नेट को भी प्लेस कर लिया। मैग्नेट को जैसे ही हमने प्लेस किया, जो रेस सीधे रास्ते पे चल रही थी वो अब नॉर्थ की तरफ से रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गई। क्लियर है किसी बात? तो इसीलिए हमने कहा कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतना पॉइंट? नेक्स्ट हम कह रहे हैं दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल। हम कोई भी मेटल यूज कर ले तो ये इजीली क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आपको जब हम एनोड रेज की बात करेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा होती है इस इलेक्ट्रॉन की जो ये पेनिट्रेशन पावर है। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ E बाय ME। ये क्या है, देखो E है यहाँ पे चार्ज और ME है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E यहाँ पे क्या है, चार्ज। ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। E बाय ME, यहाँ पे E चार्ज है, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो ये कितनी आती है, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। याद रखना ये हम पर केजी में बात कर रहे हैं। अगर आपको ग्राम में होगा तो यहाँ पर 10⁻11 नहीं 10⁻8 होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्राम के केस में 1.758820 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये कितना है, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। कूलम जो है ना ये क्या है, चार्ज का यूनिट है, ठीक है। और कूलम पर केजी जो हम बात कर रहे हैं ये यूनिट है किसका, चार्ज बाय मास का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। केजी में बात करेंगे तो -31, और अगर ग्राम में कहेंगे तो हम कितना है ये -28, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना ये थॉमसन ने नहीं आर्य मुल्किन ने दिया था। किसने, आर्य मुल्किन ने दिया था अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए, ठीक है। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थॉमसन ने नहीं दिया था, थॉमसन ने कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया था, और इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ये कहा था कि हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसके 1/1840 अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कहा था। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हमें दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया ना, इसी तरह से हमारे पास आएंगी एनोड रेज। एनोड रेज में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं किसने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तो फिर ए गोल्डस्टीन और विलियम प्राउड का क्या काम हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन थे, विलियम प्राउड थे, जिन्होंने ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो हाइड्रोजन एटम के बने हो, सबके सब एटम्स हाइड्रोजन एटम के बने हैं, इसलिए उसको नाम दे दिया प्रोटाइल्स। क्या कहा इन्होंने, प्रोटाइल्स। क्यों, क्योंकि बाकी जितने भी एटम्स हैं वो किसके बने हैं, हाइड्रोजन एटम के। फिर आते हैं हमारे पास 1886 में ए गोल्डस्टीन, और ये क्या करते हैं, एनोड रेज की डिस्कवरी देते हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज
रेडिएशंस की, ठीक है, ध्यान से देखना, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस की डिस्कवरी देते हैं, पार्टिकल्स की नहीं, ठीक है, पार्टिकल्स नहीं, सिर्फ रेडिएशंस की डिस्कवरी देते हैं, एनोड रेज जिसे कहा गया था, ठीक है। और 1919 में हमारे पास ई रदरफोर्ड आते हैं, जिन्होंने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जरिए ये कहा था कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दे वर कंसंट्रेटेड इन अ सिंगुलर कोर, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर ये आपका एटम है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने पास करवाई, ये यहाँ से स्ट्राइक होती इनको नजर आ रही थी, बाउंस बैक हो रही थी, ठीक है, और यहाँ से ये सारी इसी तरह से जा रही थी, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो ये वाली स्पेस है, ये वाली इनकी एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने बात की थी, उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये बात की थी ई रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जरिए, जो आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम क्या बात करेंगे, मॉडल्स की बात करेंगे। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं, जैसे थॉमसन मॉडल की बात करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे, और फिर हम बोर मॉडल की बात करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एनोड रेज, आज हम बात करेंगे कि एनोड रेज यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, बेस तो यही था ना कि ये कहां से हमें देखने को मिली, ठीक है। तो ए गोल्डस्टीन ने क्या किया था, जिस तरह से जे थॉमसन ने एपरेटस का यूज किया था, उसी तरह से क्या किया, ए गोल्डस्टीन ने भी एपरेटस का यूज किया। सिमिलरली इन्होंने भी हाई वोल्टेज रखी, एट लो प्रेशर भी इन्होंने मेंटेन करके रखा, इसीलिए इन्होंने वैक्यूम पंप यूज किया। फिर इनका डिफरेंस क्या आया, देखो, जो जे थॉमसन ने उन्होंने क्या किया था, गैस पास करवाई थी, और कैथोड रेज से उन्होंने क्या कहा कि यहाँ से रेज जो है वो एनोड की तरफ जाते हुए इनको नजर आ रही है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में। लेकिन ए गोल्डस्टीन ने क्या किया, यहाँ पे जो इनका ये कैथोड था, यहाँ पर ये यूज करते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड से क्या मतलब हुआ, एक मॉडिफाइड कैथोड। इन्होंने वो कैथोड यूज नहीं किया जो सर जे थॉमसन ने किया था, इन्होंने जो कैथोड था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कुछ इस तरह से कि जो इनका जो इस तरह का हमने पहले सिंपल सा पढ़ा था, ठीक है, ये एक कैथोड है, ये कैथोड है। अब ये क्या करते हैं, इस कैथोड में कुछ होल दे देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ होल्स कर देते हैं, और अब ये क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ से गैस पास करवाएं, एनोड की तरफ से गैस पास करवाएं, तो क्या यहाँ से हमें कुछ नजर आएगा, क्योंकि कैथोड से करवाने पर तो हमें रेज नजर आई थी जो एनोड की तरफ गई थी, क्या एनोड पर पास करने से हमें कुछ नजर आएगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को लेते हुए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस पास करवा दी, एनोड से इन्होंने क्या देखा कि कैथोड की तरफ कुछ रेज आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, कुछ रेज आ रही है। सिमिलरली जैसे जे थॉमसन ने क्या था कि कैथोड से एनोड की तरफ इनको कुछ रेज नजर आ रही हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज इनको इस तरह से देखती हुई जाती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। इन रेस को इन्होंने कहा एनोड रेस, क्यों, क्योंकि ये आ रही है कहां से, एनोड से आ रही है। ये जो रेस हैं ये आती हैं अपनी जिंक सल्फाइड। फर्स्ट हमने जिंक सल्फाइड यहाँ पे लिया था, अब हम जिंक सल्फाइड यानी कि जो स्क्रीन हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज कर रहे हैं वो इस तरफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, हमने बात की है कि रेस के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और मास भी है। जैसे ये यहाँ पर आते हैं कि इसके साथ स्ट्राइक करके हीटिंग इफेक्ट भी देते हैं, और जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं उस केस में हमने पढ़ा था कि एक ग्रीन कलर का ग्लो देते हैं, ग्रीन कलर यानी कि ग्रीन स्पॉट, हमने ये वर्ड यूज किया था वहां पे, क्लियर, ग्रीन कलर का ग्लो देते हैं। उसी तरह से जब ये रेज इस तरफ आके स्ट्राइक करती हैं तो एक रेड कलर का होल देती हैं, ठीक है, रेड कलर का स्पॉट देती हैं। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कहा ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है इनको हमने एनोड रेज नाम दे दिया, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो एनोड से होता है, ठीक है। अब एक बात और कि इसी एनोड रेज को हम कहते हैं कैनाल रेज। कैनाल रेज हमने क्यों कहा, ध्यान से अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, परफोरेटेड कैथोड। ये जो रेज आ रही है ना, ये इस होल को पास करके जा रही है, यानी कि ये कैथोड के इस रास्ते को लेकर जा रही है, और इसीलिए हमने कहा इन्हें कैनाल रेज। क्यों, क्योंकि एनोड से, ठीक है, ये एनोड से आ रही है इसलिए हमने एनोड रेज कहा, लेकिन ये यहाँ से आते हुए इन होल्स को पास करके यहाँ पर आ रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हमने सिर्फ कैथोड को ही परफोरेटेड क्यों किया, एनोड को क्यों नहीं किया। तो हमने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ये इतनी ज्यादा होती है कि इसलिए हमें इसकी एनोड की परफोरेटेड करने की जरूरत, यानी कि इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। पेनिट्रेशन पावर मोर, ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन के केस में।
क्लियर है इतनी सी बात कि इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा होती है कि हमें एनोड को परफोरेटेड करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कैथोड को हमने कर लिया। यहाँ से एनोड की तरफ आ रही हैं। अब देखो यहाँ से जो रेज आ रही है ना, ठीक है, ये जो रेज आ रही है ये पॉजिटिवली चार्ज किस तरह से है, यह एनोड है पॉजिटिव और कैथोड है नेगेटिव। हमने कहा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। क्लियर है इस बात। तो इस कैथोड ने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज है, इसने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि ये जो रेज है रेडिएशन से ही कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। यहाँ से जो रेज आ रही है ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन से, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं क्योंकि ये कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। क्लियर है इतनी सी बात। अब ए रदरफोर्ड ने 1919 में डिस्कवर किया था प्रोटॉन को अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जरिए। किस तरह से किया था ये मॉडल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट जो था वो ए रदरफोर्ड ले गया, और इसलिए अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो कभी भी गोल्डस्टीन का नाम मत देना, वहां पर हमेशा क्या करना है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही टिक करना है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आई। तो ये तो था जहां पर हमने बात की थी कि किस तरह से ये रेडिएशंस जो है पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस डिस्कवर हुई थी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा, देखो इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन हाई पोटेंशियल वाज अप्लाइड, जब हमने यहाँ पर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ पे गैस हमने पास की बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच में, नॉट ओनली कैथोड रेज वर प्रोड्यूस, सिर्फ कैथोड रेज ही प्रोड्यूस नहीं करती, बट आल्सो न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। उसी वक्त हमें एनोड से कैथोड की तरफ भी हमें नजर आती हैं। क्लियर है इतनी सी बात। एक बार फिर सुन लो क्या होता क्या है। देखो ए गोल्डस्टीन ने 1886 में एनोड रेज की डिस्कवरी दी थी। ये डिस्कवरी इन्होंने किस तरह से दी, जिस तरह से जे थॉमसन ने एक एपरेटिस यूज किया, इन्होंने भी सिमिलरली उसी तरह से एक एपरेटिस यूज किया। एपरेटिस इन्होंने यूज किया जहां पर वोल्टेज काफी हाई थी और प्रेशर काफी लो था, और इस प्रेशर को लो रखने के लिए हमने इसको मेंटेन रखने के लिए वैक्यूम पंप का यूज किया। जैसे हमने जे थॉमसन के मॉडल में एक्सपेरिमेंट में जिंक सल्फाइड स्क्रीन इस तरफ एनोड की तरफ रखी थी, अब इसमें हम कैथोड की तरफ रख रहे हैं। यहाँ पर हम परफोरेटेड कैथोड का यूज कर रहे हैं, परफोरेटेड एनोड यूज नहीं करें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ना यहाँ से निकल जाना, मतलब ये नहीं देखते कि आगे रास्ते में क्या चीज है क्या नहीं, बस निकल जाना है इनको, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, परफोरेटेड एनोड का यूज नहीं करते, लेकिन परफोरेटेड कैथोड हम ले रहे हैं, ठीक है। जब हमने परफोरेटेड कैथोड लिया तो हमें ये देखा कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से रेज आ रही हैं, हम इसमें कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, कोई भी गैस यूज कर सकते हैं। वो गैस आयोनाइज हो जाती है जब ये रेज निकलती है। ये रेज क्या करती हैं, आती हैं और ये इस जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है इसको स्ट्राइक कर जाती हैं। क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है इसलिए ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इस जिंक सल्फाइड के ऊपर ये रेड कलर का हॉलो हमें नजर आता है, यानी कि जिस तरह से हमें वहां पे ग्रीन स्पॉट नजर आया था, यहाँ पर हमें रेड स्पॉट नजर आ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड के, इस परफोरेटेड कैथोड की जो होल्स है इनमें से पास हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था और इसी के जरिए इन्होंने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी की थी। बेसिकली पार्टिकल्स हमें यहीं पे नजर आ रहे थे, लेकिन ये गोल्डस्टीन ये चीज देख नहीं पाए और इसका फायदा उठाया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और क्रेडिट लेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। और अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, तो ई गोल्डस्टीन का नाम मत लिखना, वहां पे ई रदरफोर्ड का नाम लिखना, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो ये तो आई प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, सॉरी एनोड रेज के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम इसी एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द ट्रेवल इन डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। अगर आप कैथोड रेज की बात करें, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। यह हमने बात की थी ना, ये था हमारे पास कैथोड और यहाँ पर हमारे पास था एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, और अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लो जो है वो प्रोटॉन्स का हो रहा है, और ये कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्रेवलिंग है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कैथोड रेज के अपोजिट चल रही है। कैथोड रेज में यहाँ से इस तरफ चल रहा था और एनोड रेज में यहाँ से इस तरफ। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज हमने बात की, जो कैथोड रेज थी वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, और एनोड रेज क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है,
ठीक है, बात की किस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ से आ रही है, एनोड की तरफ से आ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि एनोड रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर ये क्या करती हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट, यानी कि एक लाइट के फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पर आपको जो कलर नजर आता है वो रेड कलर नजर आता है। कैथोड के केस में कैसा था, ग्रीन कलर था, इस केस में कैसा है, रेड कलर है। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट ये पॉइंट है जो मैंने कैथोड में आपको नहीं बताया, लेकिन कैथोड के केस में भी ऐसा होता है और एनोड के केस में भी ऐसा होता है कि दे आल्सो इफेक्टिव फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करती हैं। देखो किस तरह से, मान लो ये है आपका क्या, एक सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जैसे ही आपने यहाँ पर एनोड या कैथोड रेज दी यहाँ पे, तो इनका जो है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये कुछ इस तरह से ब्रेकडाउन आपको नजर होती आएंगी। ठीक है, इस तरह से, ये सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट करती हैं। ये पॉइंट कैथोड के केस में भी नोट कर लेना। ठीक है, दिस कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैस। ठीक है, आयोनाइजेशन इन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हमने कैथोड के केस में भी पढ़ा था। मतलब ये कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एनोड और कैथोड की आपको सिमिलर नजर आएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, these rays also rotate the wheel placed in their path and also have heating effect like cathode rays। हीटिंग इफेक्ट क्यों दे रहे हैं, कैथोड रेज सॉरी एनोड रेज यहाँ से पास होते हुए जब इस पे स्ट्राइक करेंगी, इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इस पर स्ट्राइक करने पर ये हीटिंग इफेक्ट देती है। क्लियर है इतनी सी बात, जैसे हमने कैथोड रेज के केस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर हम इसके रास्ते में कोई व्हील प्लेस करते हैं, ठीक है, मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई व्हील रख दिया, ये व्हील अब ये जो है एनोड रेज ये आ रही है। कैथोड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ इस तरह से वहां पे रोटेशन होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होगी, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। कैथोड के केस में इस तरह से हो रही थी, एनोड के केस में इस तरह से रोटेशन हो रही है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनोड रेज की। मूव करते हैं हम अपनी इस नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। कुछ और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो देखो, दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें कैथोड रेज में तो क्या था वहां पे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही था ना। अगर हम एनोड रेज की बात करें तो इसमें क्या है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अपोजिट टू दैट ऑफ द कैथोड रेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए एक मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अगर कुछ इस तरह से मान लो हमने मैग्नेट लिया, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एनोड रेज यहाँ से आती है, हमने बात की थी कि वहां पे नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग जाती है, तो यहाँ पे साउथ की तरफ आपको डिफ्लेक्ट होती नजर आती है। क्लियर है इतनी सी बात। ये तो बात आ गई कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से ये रेज अपनी डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। अगर हम देखें इस केस में तो कितना, 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। हम यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं सारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटॉन का मास कितना आता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर इसके चार्ज की बात करें तो यहाँ पर आप देखो, हमने जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया था यहाँ पर हमने नेगेटिव लिया था, लेकिन प्रोटॉन के केस में हम यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले रहे हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो देखो यह तो बात हम कर रहे हैं एनोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अगर आपने कैथोड रेज पढ़ लिया तो एनोड रेज बहुत इजी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आप देखो ही देखो कितनी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की किसकी, एनोड रेज प्रॉपर्टीज की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ मूव करने से पहले ना एक हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं कैथोड रेज और एनोड रेज के बीच में। तो ये एक कंक्लूजन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, अगर हम इसके E/m रेशियो की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के केस में कितना आ जाती है, 1.755820 इंटू 10⁻⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, अब ना देखो कहीं जगह ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राम इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है और कहीं पे इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, तो इस चीज को लेके कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये भी पर ग्राम है, ये भी पर ग्राम है। ठीक है, तो देखो ये है इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो और ये है प्रोटॉन की। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो E/m रेशियो है, E/m रेशियो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ये बहुत ज्यादा है किससे, E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है, इतना बड़ा डिजिट मत देख लेना, आगे देखो यहाँ पे 10⁸ है, यहाँ पे 10⁴ है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की E/m रेशियो यानी कि चार्ज बाय मास की रेशियो जो है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है,
चार्ज की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, सी यहाँ पे कूलम है, और यहाँ पे +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। दोनों की यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है सेम है, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है इसके डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन जो है ये एनोड से यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है इतनी सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है, एक कंक्लूजन है। बाकी सब प्रॉपर्टीज तो आपको देखने ही पड़ेंगे। अगर आपको कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप एनोड रेज की प्रॉपर्टीज इजीली कर सकते हो। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ। तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 में। इन्होंने क्या कहा है, देखो, बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इनके पास क्या थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, कुछ इस तरह से थे। बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम, यानी कि इन्होंने क्या किया, बेरिलियम की थिन शीट पे इस अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया, जिसका रिजल्ट इनको ये मिला। यहाँ पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर ये तो है, ये तो बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल इनको बाहर जाता नजर आया। He observed that certain neutral particles are emerging out। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दे दिया क्या, न्यूट्रॉन्स। यानी कि ये जो यहाँ पर आपके पास बने, ये क्या बने, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। क्लियर है इतनी सी बात। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल अटैक करवाया बेरिलियम की थिन शीट के ऊपर, और यहाँ से फॉर्मेशन होती है किसी न किसी प्रोडक्ट की, और इसी के साथ यहाँ से क्या जाता है बाहर, कुछ न्यूट्रॉन्स जाते हैं बाहर। क्लियर है। अब ना इस पॉइंट को नोट करके लिख लो कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रीजन क्या है, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो है, तो इसकी कहाँ डिफ्लेक्शन शो करेगा, करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। न्यूट्रॉन का जो मास है वो इतना आता है, और अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में चले, तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और इनका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके चार्ज बाय एम की रेशियो की बात करें, तो हम क्या कहते हैं, चार्ज यहाँ पर कितना है, 0, मास यहाँ पर कुछ भी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग। ठीक है, कुछ भी मास हो यहाँ पे, आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, 0। यानी कि E बाय एम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0। यहाँ पे जो रेशियो है चार्ज बाय मास के, वो कितना आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाती है। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये तो हमने बात की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। यहाँ पर इस लेक्चर में हमने सिर्फ बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, जहां पर हम थॉमसन मॉडल की बात करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे, और बोर्स मॉडल की बात करेंगे। उसी के साथ साथ ना कुछ जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। जाने से पहले 2 काम करने हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।